नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का नतीजा करीब करीब सामने आ चुका है और जम्मू कश्मीर की जनता ने जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार के उस निर्णय के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है, जिस निर्णय ने धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी करने का फैसला आज से तकरीबन 5 साल पहले लिया था। 10 साल बाद वहां विधानसभा चुनाव हुए हैं। उस निर्णय पर भी जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जिस निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को घटा करके केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया था, यानी दिल्ली जैसे विधानसभा की स्थिति में लाया गया। दोनों ही जगह, दोनों ही मामलों में जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के मस्तक ने भारतीय जनता पार्टी को फैसले को, भारतीय जनता पार्टी को नकारने का फैसला किया है। और अब लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पहला प्रस्ताव पूर्ण राज्य की बहाली का पारित होता है या पहला प्रस्ताव धारा 370 के सेक्शन बी की बहाली का पारित होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो जीती हुई बाजी हरियाणा में गंवाने का अवसर मिला है, क्या वो कमलनाथ मॉडल है? क्या वही कमलनाथ मॉडल है जिस कमलनाथ मॉडल के तहत पिता पुत्र की जोड़ी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी को कांग्रेस पार्टी के सामने से थाली में सजी हुई प्लेट जैसे छीन जाती है, उस तरह से छीनने का काम किया था? हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, कहा जा रहा है कि ज्यादातर टिकट इन लोगों ने बांटे थे। 90 में 70 से ज्यादा टिकट इनकी पसंद के लोगों के दिए गए। नतीजा कितना निकला? कुल जमा 36 सीटें या 37 सीटें कांग्रेस को आ रही है। बहुमत के आंकड़े से 9 या 10 सीटें कम। हुआ कैसे? हरियाणा में जो भी लोग जा रहे थे, पत्रकार हों, सर्वे एजेंसियां हों, एग्जिट पोल वाले हों, ओपिनियन पोल वाले हों, सब एक ही बात कह रहे थे कि जनता भाजपा को हराने के लिए मतदान कर रही है। लेकिन भाजपा जीत कैसे गई? दरअसल कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा थी। कांग्रेस पार्टी में एक नेता और एक परिवार के डोमिनेंस को लेकर सवाल पहले से खड़ा था और भारतीय जनता पार्टी जो एंटी इनकम्बेंसी, डबल इंजन सरकार की एंटी इनकम्बेंसी दोनों का सामना कर रही थी, वहां भी इनफाइटिंग थी। लेकिन इन फाइटिंग का मुकाबला, आंतरिक कलह का, गुटबाजी का मुकाबला बीजेपी ने कर लिया, कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को यह लगता था, जो खबरें हैं उस पर यकीन करें तो प्रदेश नेतृत्व को यह लगता था कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिल गया तो राज्य में 2004-5 वाली स्थिति होगी, जब भजन लाल का चेहरा दिखाया गया और बहुत बड़ा बहुमत मिल गया 90 में 67 सीटों का, तो मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली से लोकसभा सदस्य भूपिंदर सिंह हुड्डा को भेज दिया गया। भजन लाल देखते रह गए थे। तो तब जो भूपिंदर सिंह हुड्डा उस फॉर्मूले के लाभार्थी थे, अब इस फॉर्मूले के लाभार्थी के बदले ये फॉर्मूला उन्हें राजनीतिक वंचना की तरफ ना ले जाए, ये एक थ्योरी वहां चल रही है कि हरियाणा में कमलनाथ फॉर्मूला लग गया। कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव हारती है? कांग्रेस पार्टी की हाल के दिनों में पहचान क्या बनी है? कांग्रेस पार्टी की पहचान यही बनी है कि जीती हुई बाजी वो गंवा देती है। कांग्रेस पार्टी की पहचान यही बनी है कि राज्य में सरकार भी बनाती है, तब भी लोकसभा में, दिल्ली में सीटें जितवाने में उसकी दिलचस्पी नहीं होती है। अशोक गहलोत का उदाहरण ले लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव का, कमलनाथ का उदाहरण 2019 का आप ले लें, भूपेश बघेल का उदाहरण आप ले लें, और आज की तारीख में कहें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले लें, या कर्नाटक में जिस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसे महारथियों के रहते लोकसभा में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत ले गई। तो यही माना जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों को राज्य में अपनी सत्ता से मतलब है, फ्रेंचाइजी मॉडल वो चाहते हैं, आला कमान देती आई है। लेकिन इस फ्रेंचाइजी मॉडल ने कांग्रेस को क्या दिया है? कांग्रेस को मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तादाद दी है। कौन से लोग हैं? गिनती कर लेते हैं। जो मुख्यमंत्री रहते हुए हालिया दिनों में लोकसभा में कांग्रेस को कभी बढ़त नहीं दिला पाए, लेकिन विधानसभा में सत्ता में आते जाते रहे। दिग्विजय सिंह को ही देखिए, 1993 में नरसिम्हा राव ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया।
एक भी लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाई हो। कमलनाथ भी उसी राज्य में मुख्यमंत्री बने, उनके बेटे के सिवा कोई दूसरा नहीं जीत पाया। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 19 का चुनाव हुआ। अशोक गहलोत के समय में भी 2019 में यही हुआ, उनके बेटे भी हारे, 25-0 हो गया। भूपेश बघेल के रहते भी वही हुआ। और सुक्खू और सिद्धारमैया का जिक्र मैंने पहले भी किया कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते 14 में भी नतीजा कांग्रेस के पक्ष में नहीं था और 24 का नतीजा भी पक्ष में नहीं था। तब सवाल उठता है कि इस फ्रेंचाइजी मॉडल वाले नेतृत्व को क्यों कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती है। जरा इसके बरक्स भाजपा के मुख्यमंत्रियों को देखिए। बहुत हालत खराब थी हरियाणा में। केवल 2 महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी, लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले। नतीजा क्या आया? हार नहीं मिली, 5-5 से मुकाबला बराबरी पर छूटा था। 6-4 नहीं हुआ था, 7-3 नहीं हुआ था भाजपा के खिलाफ। बुरे हालात में भी इनके मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो गुस्सा था, उस गुस्से को भी उन्होंने काफी हद तक 2 महीने में जो कंट्रोल किया जा सकता था किया। और विधानसभा चुनाव आते आते उन 5 सीटों की जो बढ़त थी उसको आगे निकल को 50 के करीब ले गए विधानसभा में। दरअसल कांग्रेस पार्टी आलाकमान के स्तर पर कोई फैसला लेती है, राज्य में अलग तरीके से फैसले लिए जाते हैं और राज्य और दिल्ली के बीच का तालमेल बिल्कुल एक स्वतंत्र निकाय वाले सूबेदार की तरह, जागीरदार की तरह होता है। और जब स्वतंत्र निकाय वाले सूबेदार और जागीरदार की तरह नहीं होता तो दिल्ली के कंट्रोल में रहने वाले एक नेता की तरह होता है जो दिल्ली के इशारे पर रबर स्टाम्प होता है। तो आखिर कांग्रेस इस तरह के मॉडल को प्रश्रय क्यों देती है? 2004 में भी हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया 4-5 के दौर में, और 2024-25 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा है। 20 सालों में कांग्रेस आगे नहीं देख पाई, और 20 सालों में जब कांग्रेस आगे नहीं देख पाई तो पार्टी की दुर्दशा कैसे हो रही है वो आप देख रहे हैं। एक छोटा सा मजेदार एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। 1983 में भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई थी कपिल देव की कप्तानी में। वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जो इनामी राशि वगैरह तब ज्यादा नहीं मिलते थे, थोड़ी राशि मिलती थी, उन सब पर टैक्स माफ करने का, चूंकि बड़ा अचीवमेंट था, टैक्स माफ करने का फैसला 1983 में इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लिया। अब आप कहेंगे ये किस्सा मैंने क्यों सुनाया, तो अब आगे इसमें ट्विस्ट देखिए। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत की टीम दूसरी बार वर्ल्ड कप जीती, यानी 1983 के 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीती। और उस समय भी इनामी राशि पर खिलाड़ियों को जो पैसा मिला उस पर टैक्स माफ किया गया। टैक्स माफ करने वाले वित्त मंत्री का नाम था, जो मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री थे, उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। मतलब 28 साल बाद भी कांग्रेस प्रणब मुखर्जी से आगे नहीं देख पाई। यही कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा है कि 2004-5 में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, वही चेहरा, उसी चेहरे को आगे कर, उसी चेहरे के द्वारा टिकट बंटवारा किया जाता है 2024-25 में। 20 साल बाद कांग्रेस उससे आगे नहीं देख पा रही है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को इस बात की दाद देनी पड़ेगी। जीत शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई, जो 2008 में पहली बार जीत दिलाकर लाए थे अपने नेतृत्व में। लेकिन 2008 के बाद 2023 आते आते 15 साल बाद जीत उन्हीं के नेतृत्व में मिली, लेकिन भविष्य की तरफ देखने का फैसला बीजेपी ने किया। रबर स्टाम्प बनाया है जो बनाया, शिवराज सिंह चौहान के आगे देखा तो सही, एक कड़ा फैसला लिया तो सही। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 2003 में जीत मिली, और 2023 में वसुंधरा राजे की जगह ठीक है पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन भविष्य की तरफ देखने का फैसला किया तो सही। आगे उस फैसले का परिणाम जो भी हो, लेकिन फैसला लेने का साहस बीजेपी ने दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने उस साहस नहीं दिखाया, जिसका परिणाम यह है कि 20 साल में, 15 साल में, 25 साल में जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, वोटर्स की एक नई पीढ़ी पैदा हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, पार्टी की कमान उसी आदमी के पास होगी जिसके पास 2-2.5 दशक पहले हुआ करती थी। यह कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है, और इससे निकलने की बजाय बार बार उसी कमलनाथ मॉडल में कांग्रेस पार्टी फंस रही है, जिस कमलनाथ मॉडल में फंसकर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का
तकरीबन जीता हुआ चुनाव गंवा दिया था। क्या कहा था कमलनाथ ने? कौन है अखिलेश वखलेश? उसका नतीजा क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी कुछ सीटें ही गठबंधन में चाहती थी। हरियाणा में भी 1-2 सीटें मिल जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। 1-2 सीट आम आदमी पार्टी को ही मिल जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। गठबंधन के किस तरह से झुक कर किया जाता है परिस्थितियों के हिसाब से, ये भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो 22 सीटें जीतने वाली भाजपा ने बिहार में जब नीतीश कुमार के आने के बाद 2019 में 17 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। जीती हुई सीटों से भी 5 सीटें कम, क्योंकि उन्हें गठबंधन की वास्तविकता का ज्ञान था। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के पहले कई बार गुरूर से भर जाती है। हरियाणा में यही हुआ। दिल्ली से फैसला होता है, दिल्ली को ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, एक प्रभारी बनाए जाते हैं, टिकट बंटवारा ज्यादातर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की मर्जी से, सब अपने अपने करीबी लोगों को सेट करने में लग जाते हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना रहेगा तो मुख्यमंत्री पद अपने पाले में आएगा, इस गुणागणित में लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुमत का आंकड़ा तो छोड़िए, मुख्य विपक्षी दल बनने का आंकड़ा भी मुश्किल से नसीब होता है। हरियाणा ने मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को लगातार तीसरा मौका दिया है, लेकिन वह इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। हरियाणा की जनता के साथ कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी उसे निराश करने की तरफ ले जाती है, क्योंकि हरियाणा में जितने भी सर्वेक्षण आ रहे थे, जो हालात बताए जा रहे थे, 10 सालों की सत्ता के बाद, 1 दशक के बाद जो लोकतंत्र में आमतौर पर बदलाव की जो एक कसक होती है, कसमसाहट होती है बदलाव की, वो जनता तो दिखा रही थी, कांग्रेस नहीं दिखा रही थी। अब कांग्रेस नहीं दिखा रही थी, जो आपके सामने आया वो आपने देख लिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये पूरा अखंड रामायण कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछले 1 दशक से चल रहा है। हार होती है, समीक्षा के लिए कमेटी बना दी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष कई बार बदले जाते हैं, कई बार छोड़ दिए जाते हैं, और फिर जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट अलमारी में बंद करके रख दी जाती है। रिपोर्ट किसी को बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी से मुक्ति पाने के लिए, तो किसी को बरकरार रखने के लिए, सबके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। और उसके बाद ढाक के 3 पात वही। राहुल गांधी कभी मोटर मैकेनिक के यहां चले जाएंगे, राहुल गांधी कभी ट्रक पे चले जाएंगे, ट्रक ड्राइवर के बीच, कभी खेत में धान बोने चले जाएंगे। अच्छे काम करते हैं राहुल गांधी, लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियासत की वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा मांगती है। सियासत 365 × 24 × 7 ये चाहती है। राहुल गांधी सियासत 24 × 7 × 365 नहीं कर पाते। ये भी एक वास्तविकता है, जिस वजह से फ्रेंचाइजी सिस्टम को प्रश्रय मिलता है। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। फिलहाल आज की वास्तविकता यही है कि कश्मीर की जनता के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में लड़ी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इतना स्पष्ट बहुमत कि अब 5 सीटें जो नॉमिनेट होने वाली है वो भी बहुमत के आंकड़े को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने भी उतना ही स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। फर्क इतना है कि हरियाणा में मैंडेट, कश्मीर में मैंडेट साफ दिख रहा है। वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या दोनों एक दूसरे को न्यायोचित ठहरा रही है। हरियाणा में दिख रहा है कि वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है। वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस और भाजपा करीब करीब बराबरी की स्थिति में है, लेकिन सीटों के मामले में 13 सीटों का अंतर दिख रहा है, 12 सीटों का, दर्जन भर सीटों का अंतर दिख रहा है। यह फर्क है क्षेत्रीय दलों में और उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में और कांग्रेस पार्टी में। आगे आगे देखते जाइए, इस फर्क के सहारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को और कितने राज्यों में मात देती हुई दिखाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।